हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा इकोनॉमिक्स एंड सी सेट का फ्री बैच चल रहा है। और इकोनॉमिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जो कि हम कवर कर रहे हैं रमेश सिंह बुक से। इफ अगर आपको ये लेक्चर लाइव अटेंड करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। आप दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं, सी सेट और इकोनॉमिक्स दोनों। और इफ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं वो डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो, ये राइटिंग तो मैं बता चुका हूँ, ये मोबाइल पे लिखता हूँ, इस वजह से इसमें थोड़ा सा इशू होता है। ये चैप्टर नंबर 4 है रमेश सिंह बुक से, अगर देखा जाए तो। ओके। तो अगर कोई बुक लेके चल रहा है साथ में तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, वरना कहीं से पढ़ रहे हो डजेंट मैटर। देखो, प्लानिंग से एक बेसिकली हम क्या चीज समझते हैं, जस्ट लाइक जैसे यानी कि किसी एक काम को कंप्लीट करने के लिए हम कोई एक टारगेट रख रहे हैं। मतलब जस्ट लाइक जैसे आप यूपीएससी में ही आप एक टारगेट रखते हैं कि हमारा जो पॉलिटी है वो इस मंथ के एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो अगले मंथ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये जो हमारा हिस्ट्री है वो तब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि देयर आर मेनी टारगेट जो कि सेट करे जाते हैं आपके द्वारा। तो यानी कि इफ अगर हम किसी एक कंट्री की ग्रोथ को लेके चल रहे हैं तो ग्रोथ के लिए भी हमने क्या कर रखा है, हमने एक प्लानिंग सेट कर रखी है कि हमको किन किन चीजों पे फोकस करना है, जिसकी वजह से हमें ये एंड रिजल्ट देखने को मिले। यूपीएससी में जो आप प्लानिंग बनाते हैं वो यही तो देख के बनाते हैं कि आपका एंड रिजल्ट क्या आएगा, है कि नहीं। एंड रिजल्ट इन द सेंस कि आपका लास्ट आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आपका सिलेक्शन मैटर करता है। तो सेम प्लानिंग एक प्रोसेस है किसी भी एक चीज को करने का। यानी कि प्लानिंग एक प्रोसेस है टू डू समथिंग। यानी कि किसी भी एक चीज को करने का एक प्रोसेस है। और प्लानिंग के अंदर क्या चीज होना चाहिए, प्लानिंग के अंदर मस्ट हैव डिफाइंड गोल। यानी कि मस्ट हैव वेल डिफाइंड गोल, मस्ट हैव वेल डिफाइंड गोल। यानी कि अगर आपको पता होगा कि हाँ आपको इस तारीख तक आपको ये अचीव करना है, तो आप अच्छी तरीके से चीजों को लेके चल पाएंगे। अगर आपके पास गोल है कि उस टाइम तक हमें करना है। और अगर देखा जाए तो नेशनल सोर्सेस के लिए, मतलब एक नेशनल लेवल पर और क्या चीज जरूरत है कि आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुंध किसी भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइज, ये चीज आपके मेंस के आंसर राइटिंग में भी काम आ सकती है। ध्यान रखना, ये जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ कि अगर पूछ लिया जाए प्लानिंग क्यों जरूरी है, कैसे क्या क्या करना होता है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है आपको ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस, अवेलेबल रिसोर्सेस। ठीक। जिस जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज है ऐसा ना हो कि किसी एक पर्सन के पास ही सारे रिसोर्सेज चले जाएं और किसी और के पास ही ना आए। और या पूरी तरीके से रिसोर्सेज एक ही प्लानिंग में आपके खत्म हो जाएं। ठीक, वो वाली चीज भी आपको लेके नहीं चलनी है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो 1950s के आसपास जो प्लानिंग है वो एक बेहतर वे में उभर के आया। ठीक, जिससे कि हम एक यूटिलाइजेशन कर सके रिसोर्सेज का, एक किसी गोल को अचीव करने के लिए हम उसके रिगार्डिंग कोई भी एक पॉलिसी बनाने के बाद, मतलब आपने कोई एक पॉलिसी मेकिंग करी, उसके अंदर आपने सारी चीजें डिसाइड करी। डिसाइड कैसे करें कि ये वाला जो रिसोर्सेस है हम इसको यहाँ पे एलोकेट करेंगे, इतने परसेंट एलोकेट करेंगे, यहाँ इनको देंगे, यहाँ इनको देंगे, ऐसे देंगे। तो यानी कि आपने एक पूरा एक ओवरऑल होलिस्टिक वे में एक चीजों को डिफाइंड करा कि इस तरीके से हमको ये सारी चीजें करनी है। ठीक। देखो, अगर कोई प्लानिंग, मान लीजिए अगर कोई प्लानिंग फैमिली के लेवल पे होती है, फैमिली के लेवल पे, तो उसको क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग इन द सेंस जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 5 पर्सन है और आपको क्या करना है, मतलब जस्ट लाइक 10 kg वीट लग रहा है, 10 किलो आटा लग रहा है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आपके घर में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके 5 kg पे ले आएंगे। तो यानी कि ये जो प्लानिंग करी है आपने अपने घर के लेवल पे करी, ये क्या कहलाएगी, ये एक क्या फैमिली प्लानिंग टाइप से आपकी ये कहलाई जाएगी। लेकिन वहीं पे कोई प्लानिंग आपके शहर या कस्बे वगैरह को लेके होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टाउन प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग।
ठीक, ये बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट कोई नहीं, मैं तब भी इस चीज को बता रहा हूँ। अर्बन प्लानिंग बोल देते हैं या टाउन प्लानिंग बोल देते हैं। इफ अगर कोई भी एक कंट्री बजट को लेके चीजों कर रही है, जस्ट लाइक जैसे हमारी जो कंट्री है वो हर ईयर एक बजट निकालती है, तो वो क्या है, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है कि किस तरीके से हमें अपना पैसा खर्च करना है इस पूरे साल में, जिससे कि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए। ठीक, तो इस तरीके की आपको प्लानिंग देखने को मिल जाती है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ओरिजिन और एक्सपेंशन कैसे हुआ प्लानिंग का। ओरिजिन और एक्सपेंशन, उससे पहले आप मेरे को ये बता दीजिए, आवाज में तो कोई इशू नहीं है? आवाज में कोई इशू हो ना तो मेरे को एक बार बीच में बता देना, ठीक है? नो सर। ओके ओके। नहीं है सर। चलिए, अच्छी बातें नहीं है तो। और आज तो मेरा लाइव वेबिनार है, तो आप देख लेना, आ जाना। मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों का, बाकी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर ओरिजिन देखा जाए, ओरिजिन इसका प्लानिंग का, ओरिजिन एंड एक्सपेंशन इस प्लानिंग का कहाँ से हुआ। यार देखो, कोई भी चीज है वो कभी ना कभी कुछ तो स्टार्ट हुई होगी, तभी हम तक पहुंची है वो। ये राइटिंग अभी भी इसमें थोड़ी सी गंदी आई है। ओरिजिन, ओरिजिन एंड एक्सपेंशन, एंड एक्सपेंशन ऑफ प्लानिंग। देखो, कहीं ना कहीं किसी चीज का ओरिजिन जरूर हुआ होगा। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं रीजनल प्लानिंग। ये देखो, कई बार क्या होता है कि जो स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं ना, ये जो वनडे टाइप एग्जाम होते हैं, उनमें ये चीजें पूछ ली जाती हैं। यूपीएससी में तो चलो इतनी नहीं पूछी जाती। ये रीजनल लेवल की जो प्लानिंग थी, ये पहली बार कहाँ आई? ये था यूएसए, जो कि पहली बार रीजनल प्लानिंग का कंसेप्ट लेके आया। कहाँ पर? ये एक टेनेसिसी करके आपने वैली सुनी होगी, तो वो लेके आई थी। यानी कि टीवीए 1916 में यूएसए की ये एक टेनेसी वैली अथॉरिटी करके है, जो कि 1916 में अपने उस एरिया को डेवलप करने के लिए ये क्या लेके आई, ये एक प्लानिंग लेके आई रीजनल लेवल पे, यानी कि सिर्फ इसी एरिया को डेवलप करा उन्होंने। ठीक, इसके स्पेलिंग अगर देखा जाए तो टेनेसी, TENNESSEE। ठीक, इस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए ये एक टेनेसी वैली अथॉरिटी वगैरह बनाई 1916 में। ठीक, जिसने, जो कि कहाँ पर है, ये साउथ ईस्टर्न यूएसए में है, जो कि बेसिकली एक 7 स्टेट्स का पार्ट है। इसका प्राइमरी एम ये था कि ये फ्लड कंट्रोल करे, सॉइल का कंजर्वेशन करे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, जो भी ये टीबीए वाले रीजन में पड़ते हैं सारी चीजें, उससे रिलेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करे, फॉरेस्ट्री के लिए कुछ करे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करे, टाउन प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड का, रेलवे का एनकरेज करे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, मलेरिया को कंट्रोल करे इस डिफाइंड एरिया में। ठीक, उसके बाद क्या है, फिर धीरे धीरे इस तरीके की डेवलपमेंट वाली, यानी कि इस तरीके की और कॉरपोरेशन आती गई, जैसे डीवीसी करके एक भारत में आई 1948 में। डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये 1948 में भारत के अंदर आई। ठीक। और इसके अलावा अगर देखें तो एक वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट घाना के अंदर चला। वोल्टा रिवर रिवर प्रोजेक्ट ये चला था 1966 में। तो ये थोड़ी सी चीज आप ध्यान रख लेना, ये कई बार पूछ ली जाती हैं, वो जो वनडे टाइप एग्जाम होते हैं। ठीक, बाकी तो ऐसा जितना कोई नहीं पूछेगा। ये था रीजनल लेवल पे प्लानिंग, यानी कि एक डिफाइंड एरिया को आपने डेवलपमेंट करने के लिए ये एक प्लानिंग लेके आए हैं। अब आती है नेशनल लेवल की प्लानिंग। नेशनल नेशनल लेवल की प्लानिंग। नेशनल नेशनल लेवल पे प्लानिंग कहाँ से आई? इसका जो एक ऑफिशियली एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलता है कि एक पूरे कंट्री के लिए जो प्लानिंग लेके गई, वो आपको देखने को मिलता है रशिया में। यानी कि वोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो हुआ था रशिया में, वोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो हुआ था रशिया में, वोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो था रशिया का। तो उसमें ये आपको देखने को मिलता है।
1917। अच्छा, एक बार माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक। तो ये सबसे पहले एक नेशनल लेवल पे जो प्लानिंग थी वो इस तरीके से आपको देखने को मिली। ठीक। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ नेटवर्क इशू हुआ है क्या? नहीं। चलिए। अब लिख यार, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ओके। अब इसके अंदर किन किन चीजों पे ध्यान रखा गया है, वही इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे लेके चलना है, कुछ नए पॉलिसी इनिशिएटिव लाए गए स्टालिन के द्वारा। ठीक। उसके अलावा यानी कि डेवलपमेंट के रिगार्डिंग चीजें लाई गई, फिर आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 देखने को मिला, फिर उस हिसाब से इसमें प्लानिंग करी गई। ठीक। तो यानी कि एक तरीके से जो चीजें आ रही थी, यानी कि जो चीजें इनको मतलब इम्पैक्ट कर रही थी, ये उसके रिगार्डिंग ये पूरे देश में एक प्लानिंग लेके चल रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 है, चाहे वो चाइना से कोई टसल हो, चाहे कुछ एक इंडस्ट्रियलाइजेशन करना हो। तो यानी कि सबसे पहली बार जो आपको देखने को मिला वो रशिया से आपको एक नेशनल लेवल पर प्लानिंग देखने को मिली। ठीक। लेकिन सर, क्या प्लानिंग के अगर एक कंट्री के हिसाब से टाइप देखे जाएं, तो क्या कंट्री के हिसाब से ये वेरी करता है कि मतलब जस्ट लाइक कितने टाइप की प्लानिंग हो सकती है? देखो, प्लानिंग हमें जो आप देखते हैं, प्लानिंग आपको दो टाइप की देखने को मिलती है। एक होती है इम्पेरेटिव प्लानिंग, एक होती है इंडिकेटिव प्लानिंग। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी प्लानिंग है? देखो, ये वो प्लानिंग है, इन दोनों को भी अलग अलग करके समझ लेते हैं। हेलो। हेलो। वॉइस आ रही है मेरी? वो थोड़ा सा यार बीच में कॉल आ गया था। हेलो सप्तऋषि जी, अर्चना जी, एक बार बताएंगे? Yes, sir. Now it's coming, sir. ओके ओके। तो ये ध्यान रखना, ये चैप्टर भी बहुत छोटे छोटे, ये भी फिनिश ही हो गया। दो तरीके की प्लानिंग है, इसको ध्यान रख लेना। अगर पूछा जाए तो एक होता है इम्पेरेटिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव प्लानिंग। ये इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या होता है बेसिकली? ये प्लानिंग जो होती है, ये प्लानिंग अगर देखा जाए तो द प्लानिंग प्रोसेस फॉलोड बाय द स्टेट इकोनॉमीज, द सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, is known as imperative planning. Such planning is also called as directive or target planning. Such planning has two main variants. In the socialist system, all economic decisions were centralized in the hands of the state with collective ownership of resources except labor. In communist system China of the past, all resources were to owned and utilized by the state including labor. बेसिकली इसमें कुछ नहीं है। देखो, अगर आप देखें, ये जो इम्पेरेटिव प्लानिंग है, ये स्टेट इकोनॉमीज चाहे वो सोशलिस्ट इन नेचर वाले को फॉलो कर रही है या कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर चल रही है। ठीक। कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर चल रही है। सोशलिस्ट मतलब एक तरीके से वो जो लोगों का एकदम, लोगों के हाथ में कई सारी चीजें आ जाती हैं। कम्युनिस्ट यानी कि एक तरीके से एक शॉर्ट लैंग्वेज में कि सारी चीजें एक सरकार के हाथ में रहेंगी कि कैसे क्या चीज करना है क्या नहीं करना है। सोशलिस्ट में अगर देखा जाए तो यूएसएसआर को हम देखते थे, कम्युनिस्ट हम चाइना को देखते हैं। ठीक। तो इसके अंदर में क्या होता है कि जो प्लानिंग है, सोशलिस्ट वाली कंट्री अगर इस प्लानिंग को फॉलो कर रही है तो उसके हाथ में सारे डिसीजन रहेंगे, यानी कि स्टेट के हाथ में सारे डिसीजन रहेंगे। स्टेट यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक राज्य से नहीं है, स्टेट यानी कि कंट्री पूरा। सिर्फ वो किस चीज को छोड़ के, लेबर वाली चीज को छोड़ के सारे डिसीजन किसके रहेंगे? सरकार के, यानी कि स्टेट के हाथ में रहेंगे। लेकिन कम्युनिस्ट वाली प्लानिंग में जो सारी चीजें रहेंगी इंक्लूडिंग लेबर एज वेल, सारी चीजें किसके अंडर में रहेंगी? स्टेट के हाथ में रहेंगी कि कब कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है।
ठीक। यानी कि कब कैसे क्या चीज लेके चलनी है, सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन उनके हाथ में रहेगा, किस तरीके से मार्केट काम करेगी, किस तरीके से मार्केट में चीजें होंगी, किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, वो सारा कम्युनिस्ट वाले में उन सब के हाथ में रहता है। ठीक। अब इस प्लानिंग के क्या फीचर हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो इस प्लानिंग के फीचर क्या हैं। इसके अंदर हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू का एक टारगेट लगाते हैं, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू का एक टारगेट लेकर चलते हैं। मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमको 1 ट्रिलियन लेके चलना है अगले 5 सालों में, हमको 2 ट्रिलियन, हमको 3 ट्रिलियन, हमको 5 ट्रिलियन, इस तरीके से एक क्वांटिटेटिव वे में इसका टारगेट रहता है। ठीक। कि हाँ, आपने इतना, आपको माइलस्टोन अचीव करना है। मान लीजिए किसी ने बोला कि 10,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाने हैं, 5,000 हमको प्राइमरी स्कूल बनाने हैं अपने अगले आने वाले 5 से 6 सालों में, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू का इसमें टारगेट रहता है। सेकंड, कि जैसे जो स्टेट कंट्रोल करती है ओनरशिप, जितने भी रिसोर्सेस हैं, ये बहुत ज्यादा पॉसिबल होता है कि as the state control the ownership right over the resources, it is very much possible to realize the above cited planned targets। मतलब जब सारी चीजें स्टेट के कंट्रोल में होंगी तो ऑब्वियसली बात है वो उसी के हिसाब से चीजों को लेके चलने की कोशिश करेगी, क्योंकि सारी चीजें स्टेट के ओनरशिप जो है वो सारी उसके हाथ में है, तो वो अपने अनुसार ही चीजों को लेके जाएगी जैसा उसको लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके उसमें कोई भी दखल अंदाजी करके ले जाएगा। ठीक। और कई बार क्या होता है कि कई बार मार्केट का रोल इसमें समझा ही नहीं जाता। सारे जो मार्केट के डिसीजन है वो सारा कौन लेता है, वो भी स्टेट ले लेता है। सारे मार्केट के डिसीजन भी क्या होता है, कई बार स्टेट ही ले लेता है। और और क्या हो जाए कि जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन होता है, कोई भी एक प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। नो प्राइवेट पार्टिसिपेशन, नो प्राइवेट पार्टिसिपेशन, क्योंकि सारी चीजें कंट्रोल्ड करी किसके द्वारा जाती हैं, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। तो कोई भी एक प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आपको देखने को कई बार इसके अंदर में नहीं मिलता है। अब क्या होता है कि अगर आप देखें तो इस तरीके की जो इकोनॉमीज हैं, जैसे कि आपको यूएसएसआर, पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया और चाइना वगैरह, इसमें अगर आप देखेंगे तो basically it was the migration of some of the great economists from the Soviet bloc countries to Britain and the USA that a proper study and discussion started on the very nature and purpose of planning. In the command economies, many of these economists went back to their countries of origin after the Second World War to serve and in some measures suffer the revolution there। ठीक। मतलब बेसिकली क्या था, जो मैंने आपको कंसेंसस वगैरह ये स्टार्टिंग में नहीं बताए थे, देखो बाद में कंट्रीज को भी समझ में आने लगा कि हाँ यार कई बार ये चीजें हमको नुकसान भी कर देती हैं, फिर वो अपने हिसाब से अलग अलग चीजें करने लगी हैं। ऐसा नहीं कि जो सारी कंट्रीज हैं वही हमको लेके चलने की जरूरत है। ठीक। तो फिर हमको एक दूसरी प्लानिंग देखने को मिल जाती है, एक होती है इंडिकेटिव प्लानिंग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जिसको जो चीज सही लगेगी वही तो फॉलो करेंगे ना। अब मान लीजिए कि किसी आपने टॉपर की एक बात सुन ली और वो टॉपर की बात आप उससे सहमत नहीं है, तो क्या आप जबरदस्ती उसको फॉलो थोड़ी कर सकते हैं। आपको अपनी आप खुद एक समझ आ गई है कि नहीं, ये जो बोल रहा है चलो ये इसके हिसाब से ठीक हो सकता है बट वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो तब आपको जब चीजें समझ में आ जाती हैं तो फिर आप अपने आपको उसी हिसाब से मोल्ड करते हैं कि नहीं यार ये चीजें मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग के अंदर क्या है कि ये लगभग द आइडिया ऑफ प्लानिंग कोट अटेंशन फ्रॉम द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। ये जो चीज है ये कई बार डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये चीज फॉलो करी जाती है, और तभी लोगों ने अटेंशन दिया इस पे, जो ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी वो इस चीज पे जब फोकस देना स्टार्ट कर रही थी। ठीक। ये एक तरीके से ये एक नेशनल प्लानिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अभी हमने देखा कि ये नेशनल प्लानिंग का ही पार्ट है। ठीक। इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका आके एक ही पर्सन पार्ट लेगा, कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं आ सकती है। ठीक। इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजें गवर्नमेंट ही होल्ड करेगी। ठीक। गवर्नमेंट ही सारी चीजें होल्ड करेगी, कुछ चीजें लोग भी होल्ड कर लेते हैं। ठीक।
सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, हर एक डिसीजन उनके हाथ में होता है, मार्केट का कोई सिस्टम जो भी है वो भी सारा उनके हाथ में होता है, बट ये ऐसा यहाँ पे नहीं है। मार्केट का सिनेरियो भी चीजों को देख के तय करा जाएगा, ऐसे नहीं कि आप जो भी कुछ चीजों को डिफाइंड कर रहे तो वो वैसे ही चीजें चलने लगेंगी, नहीं। न्यूमेरिकल टारगेट इसमें भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल टारगेट इसमें नहीं होते, न्यूमेरिकल टारगेट इसके अंदर भी लगाए जाते हैं। इसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं एकदम बेहतर वे में, लोगों का ध्यान में रखते हुए। ठीक, इकोनॉमिक पॉलिसीज का मेकिंग होता है। ठीक, कि किस तरीके से क्या चीज किसको बेनिफिट कर सकती है और क्या चीज नहीं कर सकती है, एक इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है। मतलब जस्ट लाइक जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह मिलके ले लेते हैं। ठीक, पूरा एक पॉलिसी मेकिंग होता है एक अच्छी तरीके से। ठीक, तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम चैप्टर 4 जो है प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि किस तरीके से प्लानिंग उत्पन्न हुई भारत के अंदर में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, उससे पहले क्या आया था, जस्ट लाइक जैसे विश्वेश्वरैया प्लान, FICCI प्रपोजल, कांग्रेस का प्लान आया था, गांधीयन आया था। तो अब हम उनको देखते हैं, बॉम्बे प्लान वगैरह ये सब। तो ये सब किस में है, चैप्टर नंबर 5 में। तो चैप्टर नंबर 5 पे हम आ गए हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग के चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं। चैप्टर नंबर 5, प्लानिंग इन इंडिया। रमेश सिंह के अनुसार प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग इन इंडिया देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे विश्वेश्वरैया प्लान। विश्वेश्वरैया प्लान आपने नाम भी सुना होगा। एक दिल्ली में अगर आप कभी आए हों तो धौला कुआं वाली साइड जाएंगे तो वहां पे विश्वेश्वरैया एक मेट्रो स्टेशन भी है, विश्वेश्वरैया। और ये आपको पता भी होगा, ये इंजीनियर भी हैं बेसिकली, इन्हीं की वजह से इंजीनियर डे सेलिब्रेट करा जाता है। विश्वेश्वरैया प्लान, इन्होंने क्या था, ये एक सिविल इंजीनियर थे और ये एक्स दीवान थे मैसूर स्टेट के। ठीक है, ये एक सिविल इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, और एक्स दीवान ऑफ मैसूर स्टेट, एक्स दीवान ऑफ मैसूर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख लेना, एक्स दीवान थे ये मैसूर स्टेट के। इनकी एक बुक थी, इनकी एक बुक थी। देखो ये छोटी छोटी चीजें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, वनडे टाइप एग्जाम में भी आप कर सको। ठीक, इनकी एक बुक थी, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी, ये इनके द्वारा बुक लिखी गई थी, क्योंकि कई बार बुक आपसे पूछ ली जाती है स्टेट PCS वगैरह में भी। द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये एक बुक लिखी गई थी, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो कि 1934 में जाके पब्लिश हुई थी, 1934 में जाके पब्लिश हुई थी। इन्होंने इसके अंदर में बताया था कि किस तरीके से प्लान, मतलब बेसिकली प्लान के प्रपोजल्स वगैरह इन्होंने बताए थे कि किस तरीके से हमें नीड वगैरह है, स्टेट प्लानिंग को हम कैसे लेके चल सकते हैं। ठीक, और इन्होंने एक शिफ्ट दिया था। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए यार जिसको ऑफ है, क्योंकि वॉइस का इशू हो रहा है। मेंटरशिप सेशन भी करेंगे, बट अभी थोड़ा सा बाद में, उसके लिए मैं मैसेज डाल दूंगा एक बार। जो प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934 में जो ये पब्लिश हुई थी, तो इन्होंने काफी प्लान प्रपोजल वगैरह करे थे और इन्होंने एम्फेसिस दिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। और इन्होंने उसमें बताया था कि हमें एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे जाना चाहिए, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री पे फोकस देना चाहिए, इंडस्ट्री पे फोकस देना चाहिए। ओके, जिससे कि हम डबल कर सके अपनी नेशनल इनकम एक डिकेड के अंदर। इनका टारगेट यही था कि 1 डिकेड के अंदर, 1 डिकेड के अंदर ये क्या करना चाह रहे थे, 1 डिकेड के अंदर नेशनल इनकम को डबल करने की इन्होंने टारगेट लगाया था, डबल।
1 डिकेड के अंदर डबल नेशनल इनकम का इनका टारगेट था। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे फोकस अगर कर लेंगे तो इनका ये ऐसा कहना था। ठीक। बट लेकिन एज सच कुछ भी फॉलो अप नहीं दिया गया, क्योंकि 1934 इस समय तो आपको पता है ब्रिटिशर्स वगैरह ही थे। इतना कुछ तवज्जो वगैरह इस प्लानिंग वगैरह को नहीं दी गई। ठीक। बट इन्होंने थोड़ी बहुत अर्ज वगैरह करी, जो भी एक ब्रिटिश पढ़े लिखे या जो भी समाज था एक एजुकेटेड, बट एज सच कुछ इतना ध्यान नहीं दिया गया। ठीक। तो ये था इनका विश्वेश्वरैया प्लान, जो कि सबसे पहले आपको देखने को मिला। फिर आता है FICCI प्रपोजल। FICCI प्रपोजल, प्रपोजल, FICCI प्रपोजल। इसके अंदर में क्या होता है, 1934 में एक सीरियस नीड देखने को मिली नेशनल प्लानिंग की, जो कि रिकमेंड करा गया था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। FICCI की फुल फॉर्म आपको पता होगी, मैं फिर भी बता देता हूँ, लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 1934 में इनको लगी नीड की, देर इज अ नीड ऑफ नेशनल प्लानिंग। ठीक। 1934 में इनको ऐसी वो नीड लगी। इसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे वो थे NR सरकार, NR सरकार करके, NR सरकार इसके उस टाइम पे क्या थे, प्रेसिडेंट। उन्होंने उस टाइम पे एक लेजिस फेयर वाली कंडीशन को बताया, मतलब बेसिकली वही मार्केट सिनेरियो वाली चीजें होनी चाहिए, मार्केट के अनुसार चीजें चलनी चाहिए। ठीक। और उन्होंने उस टाइम पे चीजों को मतलब वॉइस भी दी, काफी जो कैपिटलिस्ट क्लास थे उनको भी बोला कि भाई नेशनल प्लानिंग कमीशन की एक बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, जिससे कि हम कोऑर्डिनेट कर सकें, एक प्लानिंग लेके चल सके कंट्री को, जिससे कि हम जितने भी हमारे पास्ट की जो चीजें हम ब्रेक रहे हैं, हम उनको आगे जाके चीजों को अचीव कर सके, हम अपनी कंट्री को एक फुल ग्रोथ पोटेंशियल पे ले जा सकें, एक ग्रोथ पोटेंशियल पे जाके खड़ा कर सकें कि हाँ हमारी कंट्री के पास इतना पोटेंशियल है, बट हम उसका भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। वो सारी चीजें इन्होंने बताई। लेकिन लेट 19th सेंचुरी आते आते जो इकोनॉमिक थिंकिंग थी नेशनलिस्ट की, जैसे MG रानाडे, दादा भाई नौरोजी, वो इन ये काफी सारे लोग भी इन सब चीजों के फेवर में भी आ रहे थे, इकोनॉमी वगैरह को काफी बूस्ट अप करने के लिए। ठीक। बट कुछ को डाउट भी था कि मार्केट मैकेनिज्म कैसा होगा, मार्केट मैकेनिज्म पे लोगों को कहीं प्रताड़ित तो नहीं करा जाए। देखो कोई भी चीज अगर आती है तो उसके दो पहलू होते हैं, तो कुछ लोग इसमें डाउट भी करेंगे और कुछ लोग उस चीज को सपोर्ट भी करेंगे। जैसे आपके निजी जीवन में आप सारे लोगों को खुश कर सको, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, कुछ लोग आपसे जरूर दुख रहेंगे। तो इसलिए कभी किसी को खुश करने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप दुनिया में किसी को कितना भी खुश करने की कोशिश कर लेना, नहीं होंगे कोई भी खुश, वो कुछ ना कुछ आपकी कमी जरूर ढूंढ लेंगे, तो उन चीजों पर कभी फोकस ही नहीं करना। तो सेम यहाँ पे होता है। ठीक। ऑब्वियसली बात है कि कोई एक चीज लाई गई है तो उसके अंदर में लोगों को डाउट भी होगा, और लोग उस चीज को फॉलो अप भी करेंगे, कुछ लोग उसको नेग्लेक्ट भी करेंगे। ठीक। तो इसका ये था कि हमको ग्रोथ, एक जो पोटेंशियल है इंडिया के, हमको उस पे उसको मतलब इंडिया को उस लेवल पे लेके जाना चाहिए, जिससे कि हम इंडिया के एकदम पूरा जो पोटेंशियल है उसको एक यूटिलाइजेशन कर सकें। ऐसा नहीं कि हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। ये FICCI प्रपोजल में बोला गया। इसके अलावा एक कांग्रेस प्लान भी आता है। ठीक। एक कांग्रेस प्लान भी आता है। कांग्रेस प्लान। अब इस प्लान के अंदर में क्या, जो गांधीयंस थे, यानी कि जो गांधी जी के आइडिया को फॉलो करते थे, या जो कुछ बिजनेसेस थे, या जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक, जो कि काफी फॉलो करते थे एक सेंट्रलाइज स्टेट प्लानिंग को। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि अपोज करते थे, मतलब गांधीयंस जो थे, और या जो कुछ बिजनेसमैन थे, मतलब ऐसा समझ लो कि जो कुछ गांधी जी को जो काफी लोग फॉलो करते थे, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी जी भी, तो कई बार स्टेट प्लानिंग या सेंट्रलाइज्ड स्टेट प्लानिंग का काफी एक बेहतर वे में अपोज करते थे। अपोज करते थे कौन, गांधीयंस स्लैश स्मॉल बिजनेसेस या स्मॉल बिजनेसमैन।
या मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ छोटे में, स्मॉल बिजनेसमैन वगैरह, ये सारे इसको क्या करते थे। बट कई बार क्या था, आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे, कौन, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जिस टाइम पे बने, उस टाइम पे वो एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का सेटअप हुआ 1938 में। 1938 में आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो हमारे उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट थे, तो 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का क्या हुआ, एक गठन हुआ या बनाई गई नेशनल प्लानिंग कमेटी अक्टूबर 1938 में। अगर कोई आपसे मंथ भी पूछ ले तो अक्टूबर 1938 में। उस टाइम पे इसके चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, इसके चेयरमैन थे। ठीक। तो इन्होंने एक कॉन्क्रीट प्रोग्राम वगैरह लेकर, एक डेवलपमेंट करने के लिए, जो मेजर एरियाज हैं इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, मतलब बेसिकली एक डेवलपमेंटल प्लान लेके आए, ये एनपीसी के थ्रू डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल प्लान लेके आए। ठीक। जिससे कि हम इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकें, या जो एरियाज हैं उनको हम काफी अच्छी तरीके से डेवलप कर सकें। बेसिकली जो एनपीसी थी वो सेटअप करी गई थी कॉन्फ्रेंस, बस सेटअप इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ द कांग्रेस रूल्ड स्टेट, तो अदर स्टेट वर आल्सो इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट, where M. Vishwesvaraya, J.R.D. Tata, G.D. Birla, and Lala Sriram, and many others, including academician, technocrat, provincial civil servant, trade unionist, socialist, and communist, were also invited. The 15-member NPC with 29 subcommittee and a total of 350 members produced 29 volumes of recommendation. The work of the committee was interrupted when the Second World War broke out, and in the wake of the Quit India movement, many of its members, including the chairman, were arrested, and between 1940 and 1945, the committee had only a nominal existence. So the final report of the NPC could only be published in 1949. Many development related to planning took place during the interim government up to 1946. मतलब जिस टाइम पे आप अगर देखेंगे तो जिस टाइम पे इसकी मतलब एनपीसी जिस टाइम पे बनी थी, तो उस टाइम पे काफी लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसके अंदर में रूलिंग स्टेट के यानी कि महाराजा वगैरह को इनवाइट करा गया है, और लीडर्स को इनवाइट करा गया, लीडर्स को भी इनवाइट करा गया। लीडर्स जैसे जेआरडी टाटा वगैरह हो गए, आपके एम विश्वेश्वरैया हो गए, टेक्नोक्रेट्स वगैरह को, जेडी बिरला, लाला श्रीराम, अब मैं सबके नाम नहीं लिख पाऊंगा। ठीक। इन सबको भी इनवाइट करा गया, काफी अच्छी तरीके से चीजें चल रही थी, बहुत अच्छी तरीके से सब लोग आए भी थे। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 15 मेंबर्स की एनपीसी की 29 सब कमेटी बनी थी, 29 सब कमेटी थी। टोटल कितने रिकमेंडेशन गए, एंड टोटल ऑफ 350 मेंबर प्रोड्यूस्ड। 15 मेंबर्स की 29 सब कमेटी, 350 मेंबर्स ने, लगभग 350 मेंबर्स ने 350 मेंबर ने लगभग 29 वॉल्यूम्स का रिकमेंडेशन दिया। मतलब इतनी बड़ी एक बुक वगैरह बन गई रिकमेंडेशंस की, 29 वॉल्यूम्स का रिकमेंडेशन दिया गया। अब जब 29 वॉल्यूम का वो दिया गया, तो अब इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान आ जाता है वर्ल्ड वॉर सेकंड। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड आ जाता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड आ गया, फिर इसी दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट चलाना पड़ा, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाना पड़ा। अब इसके दौरान क्या हुआ कि जो काफी लीडर जो इसके अंदर थे, वो सारे क्या हो गए, वो सारे अधिकतर इंक्लूडिंग चेयरमैन यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी भी इसके अंदर में अरेस्ट हो गए। अब जब ये सारी चीजें अरेस्ट होगी, तो ये सारे जो प्लानिंग का प्रोसेस था वो एक स्थगित हो गया। फिर वो जाके फाइनलाइज कब हुआ, 1949 में, यानी कि इतने दिनों बाद, लगभग 10-11 साल बाद वो जाके फाइनलाइज हुआ। लेकिन उसके अंदर में कुछ इम्पोर्टेंट जो मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्या थे जो कि सजेस्ट करे गए थे, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि वो हमारे एग्जाम काम आ सकते हैं, हमारी मेंस आंसर राइटिंग में, कि जो कि इसमें डिस्कस करे गए थे। ठीक। एनपीसी के अंदर में जो कि डिस्कस करे गए थे, वो हम देख लेते हैं। जो कि इसके अंदर में डिस्कस करे गए थे वो हम देखते हैं, जैसे कि एक मतलब दो तीन देखते हैं।
जैसे कि था पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी, रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी 1941 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने एक डिमांड पे एक पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी का फॉर्मेशन करा, जो कि एक इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए काम कर रही थी। इकोनॉमी को मतलब ये वर्ल्ड वॉर वगैरह इन सब से चीजें हो गई थी, तो इसके लिए भी काफी सारी चीजें करनी थी भाई, इकोनॉमी को एक सही ढंग में लिखाना था। तो एक इकोनॉमी को दोबारा से कैसे खड़ा करा जाए, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी बेसिकली। एक कंसल्टेटिव कमेटी थी, एक कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ कमेटी ऑफ इकोनॉमिस्ट, कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिस्ट। ठीक। बेसिकली ये क्या था, ये बनाई गई थी रामास्वामी मुदलियार जी के अंडर में। इसके चेयरमैन कौन थे? रामास्वामी रामास्वामी मुदलियार मुदलियार जो कि 1941 में बनाई गई थी बेसिकली। ये एक थिंक टैंक का काम करती थी, ये एडवाइस करती थी कि पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी किस तरीके से प्लान को, नेशनल प्लान को एग्जीक्यूट कर सकती है कंट्री के लिए, और इसने तमाम अलग अलग प्लान्स को भी सजेस्ट करा डिफरेंट एरियाज में हमारी इकोनॉमी के लिए, और कुछ इसने प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी बताया अपने सजेशंस वगैरह इन सब चीजों का। ठीक। तो ये एक कमेटी थी। एक कमेटी थी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डेवलप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसने ये बनी थी 1944 में, जो कि गवर्नमेंट ने क्रिएट करी थी एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एक सेपरेट मेंबर वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि ऑर्गेनाइज करती थी एंड कोऑर्डिनेट करती थी। ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट करेगा इकोनॉमिक प्लानिंग को। ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट करेगा इकोनॉमिक प्लानिंग को कंट्री में। ठीक। और जो अर्धशीर दलाल करके इसके एक एक्टिंग मेंबर्स थे, यानी कि एक कंट्रोलर थे बेसिकली, अगर देखा जाए तो बॉम्बे प्लान के भी, चलो वो तो मैं आगे भी बता दूंगा। इसके अंदर में लगभग 20 पैनल था, मतलब 20 मेंबर थे, एक्सपर्ट्स थे, जो कि एक सेंट्रल डिपार्टमेंट पे और गवर्नमेंट के जितने भी प्रोविंसेस वगैरह थे या इंडियन स्टेट थे उन सबको इन्होंने इनवाइट करा कि किस तरीके से हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्लानिंग आपके स्टेट में भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना राज्य और रजवाड़े वगैरह चल रहे थे उस टाइम पे। ठीक। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम कैसे लेके चल सकते हैं आपको उसमें, तो ये एक कमेटी बनाई थी। फिर एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड था, उसमें क्या करते थे, ये एडवाइस लेते थे। तो ऐसा तक इतना कुछ खास नहीं। ठीक। तो चलिए बॉम्बे प्लान देखते हैं कि बॉम्बे प्लान में क्या था। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? बेसिकली बॉम्बे प्लान और देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हमारे तो 5 ईयर प्लान वगैरह चालू हो जाएंगे। नहीं, अभी वैसे हैं सर्वोदय प्लान वगैरह भी आएंगे। बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान मेरे हिसाब से इसको कल देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा प्लान है, इसमें टाइम लग जाएगा। आज के लिए अभी इसको रोक देते हैं, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो कल प्लीज आप लोग ये पढ़ के आ सकते हैं। रमेश सिंह से पढ़ना चाहें रमेश सिंह से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास कोई और बुक है आप उससे पढ़ना चाहें उससे पढ़ लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ कि आपको कल के लिए क्या पढ़ के आना है। बॉम्बे प्लान, गांधीहन प्लान, पीपल्स प्लान,
सर्वोदय प्लान, सर्वोदय प्लान। ठीक, तो आप ये चीज पढ़ के आ जाइए, बाकी तो मैं अपने आप बता दूंगा। फिर तो मैं वो प्लानिंग कमीशन वगैरह कैसा है क्या नहीं, वो सारी चीजें मैं अपने आप बता दूंगा। ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा ताकि मैं जल्दी से निपटा सकूं। तो जितने यूट्यूब व्यूअर्स हैं वो भी प्लीज इस चीज का आप ध्यान दे सकते हैं कि आप भी ये चीज पढ़ के आ सकते हैं। तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, अगर उनको कुछ भी ऐसा कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं वो आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूं। और एज सच, अगर आपको ज्वाइन करना है लाइव बैच तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।